सबसे पहले हम संभल की हिंसा को लेकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संभल में दंगों की खबरों को देखकर आज देश भर के पुलिस वाले और उनके परिवार सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। संभल जैसी हिंसक घटनाओं के बाद जिस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें देखकर आज देश का हर पुलिस वाला यही सोचता होगा कि वो करे तो क्या करे। वो दंगाइयों को रोके, आम जनता की जान बचाए, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करे या अपनी खुद की जान बचाए, वो क्या करे। पुलिस को ट्रेनिंग स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके कर्तव्य बताए जाते हैं, ड्यूटी समझाई जाती है, वो उसका पालन करे या वो दंगाइयों के बारे में सोचता रहे। घटना के बाद विपक्ष के नेता क्या कहेंगे, मीडिया में क्या खबरें आएंगी, इसके बारे में सोचे या कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाए। कई बार ये दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं, ये दोनों ही रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और पुलिसकर्मियों को इनमें से एक रास्ता चुनना होता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी इलाके में दंगे हो जाएं और इन दंगों के दौरान पुलिस अपने हाथ बांधकर खड़ी रहे, तो आप क्या कहेंगे? आप सब यही कहेंगे कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिली हुई है और उसने पूरे इलाके को दंगों की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। पुलिस का पहला और आखिरी कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और इन दंगों को किसी भी हाल में रोकना, जनता की रक्षा करना, और इसके लिए पुलिस हर वो कदम उठाती है जो उस समय आवश्यक होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन्हीं दंगों को रोकने के लिए पुलिस की आलोचना की जाए, कहा जाए कि पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, तो यह पुलिस के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। संभल की हिंसा पर अभी हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे देश में खास वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि संभल में हिंसक भीड़ ने सिर्फ पथराव ही तो किया था, कुछ पत्थर ही तो फेंके थे, उसे रोकने के लिए पुलिस को इतनी सख्त कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। इन लोगों का कहना है कि अगर पथराव करने वाली भीड़ मुसलमानों की नहीं होती तो पुलिस कभी ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पुलिस ने यह सब कुछ जानबूझकर किया और उसके कारण इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने संभल में हिंसा को रोककर कोई गलत काम किया है? क्या इस पथराव के दौरान पुलिस को अपनी आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस के जवानों को इस पत्थरबाजी में मर जाना चाहिए था, या पुलिस को इंतजार करना चाहिए था कि कब यह पथराव बंद हो और ये दंगाई अपना काम करके अपने अपने घर वापस जाए? क्या हमारे देश के पुलिस वालों को अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार नहीं है? ये कितने दुख की बात है कि आज हर कोई हिंसा करने वाली भीड़ का बचाव कर रहा है, लेकिन पुलिस की बात कोई नहीं कर रहा। और यहां हम सिर्फ एक राज्य की पुलिस की बात नहीं कर रहे, हर राज्य में जो पुलिस है, हर पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बीवी बच्चे, बूढ़े माता पिता हैं और ये परिवार उन पर आश्रित है और उन्हें भी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। संभल में पुलिस ने जो कुछ किया वो उस वक्त की स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शायद जरूरी था। वहां इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ पुलिस पर पत्थर बरसा रही थी, घरों की छतों से पुलिस पर हमला हो रहा था, जिसमें महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही थी। और आज आप देखिएगा, हम आपको आज वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि छतों पर चढ़कर महिलाएं भी पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। पुलिस से उसके हथियार लूटे जा रहे थे और दंगाइयों के पास देसी कट्टे और देसी तमंचे थे। ऐसी स्थिति में अगर पुलिस इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई न करती तो फिर क्या करती? इन दंगाइयों से दोस्ती कर लेती। इस हिंसा में 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनमें 2 जवानों के पैर में गोली लगी है और कुछ पुलिस वालों के सिर और हाथों में भी चोट आई है। अगर उस दिन पुलिस अपना बचाव न करती तो शायद इन घायल पुलिस वालों की जान भी जा सकती थी। लेकिन आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और हमारे देश में असल में पुलिस की कभी कोई बात करता भी नहीं। आप शायद जानते नहीं कि भारत में हर साल 40,000 से ज्यादा दंगे और हिंसा की घटनाएं होती हैं। हर साल इन दंगों और अपराधियों से संघर्ष करते हुए 700 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी इन पुलिसकर्मियों का धर्म और इनकी जाति जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी पूछा है कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनकी जान चली गई,
जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनमें कितने ओबीसी थे, कितने दलित थे, कितने अगड़ी जाति के थे और किस धर्म के कितने पुलिसकर्मी थे? क्या आपने कभी यह ब्रेकअप जानने की कोशिश की है? संभल में पत्थर फेंकने वालों का धर्म तो सबको दिखाई दिया, लेकिन ये पत्थर जिन पुलिस वालों पर फेंके जा रहे थे, क्या किसी ने उनका धर्म या उनकी जाति चेक करने की कोशिश की है? देश में जहां भी दंगे और हिंसक टकराव होता है या कोई हमला होता है, वहां पुलिस उन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाती है और पुलिस का यह कर्तव्य है। उन्हें उनकी ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। मुंबई में जब 26/11 का हमला हुआ था और कांस्टेबल तुकाराम ओंबले आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे, उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था। तुकाराम ओंबले चाहते तो वो भी अपने परिवार के बारे में सोच सकते थे, अपनी जान बचाने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके परिवार के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। वो जानते थे कि अगर कसाब को और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो कसाब न जाने कितने और लोगों की जान ले लेगा। उन तमाम लोगों की जान बचाने के लिए इस बहादुर पुलिसकर्मी ने अपनी जान दे दी और इन्हीं हमलों में एटीएस के उस समय के चीफ हेमंत करकरे भी शहीद हुए थे। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे। हाल ही में गुजरात और दिल्ली समेत कई शहरों में पुलिस वालों ने अपनी शहादत दी, लेकिन हमारे देश में इन पुलिसकर्मियों की कभी उतनी बात नहीं हुई जितनी हिंसा करने वाले और हमला करने वाले अपराधियों की होती है। हमारे देश के नेता कभी इन पुलिसकर्मियों के बारे में बात नहीं करते, कभी इनका मुद्दा नहीं उठाते। अगर कोई दंगाई किसी खास वर्ग का होता है, किसी खास जाति का होता है, किसी खास धर्म का होता है, उसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता आवाज उठाते हैं, संसद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो 700 पुलिसकर्मी हर साल अपनी जान दे देते हैं, उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता। जब कोई युवा पुलिस में भर्ती होता है तो उसकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, और जब वो पुलिस वाला शहीद हो जाता है या घायल हो जाता है तो इससे सोचिए देश को कितना नुकसान होता है। और इसीलिए आज हम यही कहेंगे कि पुलिस पर सवाल उठाने से पहले किसी को भी 1000 बार सोचना चाहिए, अपने आप को पुलिस की स्थिति में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस हमेशा सही ही होती है और पुलिस कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है, बल्कि हम आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस देश में हर साल 40,000 दंगे और हिंसा की घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं पुलिस नहीं करती। इस हिंसा के पीछे पुलिस का हाथ नहीं होता, पुलिस तो इन्हें रोकती है और इन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर राजनीति करना और इन्हें धर्म के हिसाब से बांटना राजनीति के लिए भी सही नहीं है, इस देश के लिए भी सही नहीं है और हमारे पुलिस बल के मनोबल के लिए भी यह सही नहीं है। सोचिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल कितना गिर जाता होगा, जब उन्हें यह लगता होगा कि इस देश में लोगों को हमारी जान की कोई चिंता नहीं, लेकिन दंगाइयों की जान की चिंता में सब पड़े हुए हैं। हाल ही में शिमला में मस्जिद का विरोध करने वाले हिंदुओं पर वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि यह लाठीचार्ज हिंदुओं के खिलाफ हुआ है। लेकिन संभल में पुलिस की कार्रवाई को हमारे देश का एक खास वर्ग मुस्लिम विरोधी बता रहा है, यानी पुलिस की कार्रवाई को भी धर्मों के आधार पर बांट दिया गया है। हिंदुओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे तो ठीक है, किसी और धर्म के खिलाफ करे तो गलत है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संभल के इन दंगाइयों की कुछ तस्वीरें आपके लिए भेजी हैं। पुलिस ने कहा है कि वो इन पत्थरबाजों के पोस्टर अब पूरे शहर में लगाएगी और इन लोगों की पहचान करके इनसे हिंसा में हुए नुकसान की पूरी भरपाई ली जाएगी। इन पत्थरबाजों में सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी शामिल हैं और पुलिस ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये महिलाएं पुलिस पर मकान की छत से पथराव करती हुई साफ दिख रही हैं। अब जरा सोचिए, क्या इस हिंसा को और इन लोगों को पुलिस को नहीं रोकना चाहिए था? जब ये महिलाएं छतों पर चढ़कर पुलिस पर पत्थर फेंक रही थीं, उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए था? पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो इन दंगाइयों की तस्वीरें पूरे देश ने देख ली। आज बड़ा सवाल यह है कि ये दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं,
कि ये हिंसा पर उतारू थे। इनके साथ पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए थी? क्या इन्हें दंगे भड़काते रहना चाहिए था? इन्हें खुला छोड़ दिया जाना चाहिए था? हमारे पास इस हिंसा का आज एक और वीडियो है जिसमें ये दंगाई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए आपको साफ दिखाई देंगे। अब जरा सोचिए, हिंसा से पहले इन कैमरों को तोड़ने के पीछे इन दंगाइयों की क्या मंशा हो सकती है और ये लोग किस मकसद से सड़कों पर अपना चेहरा छिपाकर निकले थे? जरा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, इससे आपको यह समझ में आएगा कि उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इन दंगाइयों ने कैसे इन सीसीटीवी कैमरे को, इन कैमरास को तोड़ा। अब जरा इनकी मंशा को समझिए। कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे को तोड़ना क्यों चाहेगा? अगर पुलिस अत्याचार कर रही है, अगर पुलिस इन लोगों का दमन कर रही है, इन पर अत्याचार कर रही है, तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे ही तो सबसे बड़ा सबूत होते। तभी तो ये सारी तस्वीरें लोगों के सामने जाती और पुलिस एक्सपोज हो जाती। पूरी दुनिया को पता चल जाता कि पुलिस इन शरीफ लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है। लेकिन ये जो शरीफ लोग हैं, अगर ये बेकसूर है, अगर इनसे इनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो फिर ये सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये तमाम शरीफ लोग, शहरी, शरीफ नागरिक, ये अपना चेहरा ढककर सड़कों पर क्यों निकले हैं? इनके हाथों में ये पत्थर कहां से आए हैं? आज पूरे देश को यह सोचना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि हर बार हमारे देश में जब कोई दंगा होता है, हर बार जब कोई हिंसा होती है, तो इन दंगाइयों को बचाने के लिए पहले इनका धर्म चेक किया जाता है, इनकी जाति चेक की जाती है। जो भी जाति निकलती है, जो भी धर्म निकलता है, उस धर्म और जाति की राजनीति करने वाले नेता तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और फिर इस पर राजनीति की जाती है। लेकिन इस सब से होता यह है कि हमारे देश की जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, उनका मनोबल टूट जाता है। और आगे से जो कुछ इस बार हमें संभल में देखने को मिला, अगली बार इस देश में जब कोई दंगा होगा, जब कोई हिंसक घटना होगी, तो उस समय जो पुलिस वाले इन दंगाइयों का सामना कर रहे होंगे, उनके मन में कितना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, वो क्या सोच रहे होंगे, आप इसका अंदाजा लगा कर देखिए। इन तस्वीरों से आप ये तो समझ गए होंगे कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम खतरे में हैं या नहीं।